4 बच्चे वर्सेस ससुराल में बहू के 100 काम। हाय री, ये क्या हो गया? मेरी फिर से एक बेटी हो गई। करण तो मुझे घर से ही निकाल देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपनी तीनों बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? अदिति की पहले ही 2 बेटियां थीं और अब एक और हो गई थी, जिसके कारण करण और उसके घर वाले बिल्कुल खुश न थे। अदिति पूरा दिन नौकरों की तरह घर का काम करती और अपनी बेटियों को भी खुद ही संभालती। करण भी अदिति का बिल्कुल साथ नहीं देता, क्योंकि उसे भी बेटा चाहिए था। देखा बेटा तूने, इसने इस बार भी लड़की ही पैदा की है और तू मुझे बोल रहा था कि लड़का होगा। अरे बेटा, मुझे नहीं लगता कि ये हमें कभी लड़का भी दे सकती है। मैं तो कहती हूँ इसे अभी घर से निकाल दे इसकी बेटियों के साथ। नहीं मान जी, ये आप क्या बोल रही हो? मैं कहाँ जाऊंगी? नहीं नहीं, प्लीज मान जी, करण, आप दोनों मुझे घर से मत निकालिए। मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? आप लोग जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी, बस मुझे घर से मत निकालो। अरे माँ, रहने दो इसे, इसी घर में अच्छा है। घर के काम तो करती है ना, और अपनी बेटियों को भी खुद ही संभालेगी माँ। तुम्हें उसका कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं भला इसकी बेटियों को क्यों संभालूंगी? मुझे अपने हाथ गंदे थोड़े ही करने हैं। जब से हमारे घर में आई है, अपने जैसी 3 पैदा कर दी है। अरे अगर एक बेटा पैदा कर देती तो क्या चला जाता तेरा? माँ इसे छोड़ो तुम, मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना लगवा दो। एक ही दिन तो छुट्टी का होता है, उसमें भी इसका गंदा चेहरा देखना पड़ता है। न जाने कब मेरी जान छूटेगी इससे। अदिति की घर में जरा भी इज्जत नहीं थी। आज करण की छुट्टी थी तो करण पूरा दिन घर में आराम करता है और वहीं अदिति नौकरों की तरह पूरे की सफाई करती है और साथ ही अपनी बेटियों को भी संभालती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, पर अदिति की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया था। मुझे इतना समय गुजर गया इस घर में, पर मेरी जरा भी इज्जत नहीं है। क्या इतना बुरा है बेटियां पैदा करना? पूरा दिन घर के काम करती हूँ, पर कोई मुझसे अच्छे से बात तक नहीं करता। अरे भाई, कहाँ रह गई हो? ले भी आओ नाश्ता। क्या मुझे भूखा ही ऑफिस जाना पड़ेगा? कितनी बार तुमसे बोला है जल्दी उठ जाया करो, लेकिन तुम्हें अपनी बेटियों से फुर्सत हो तो हमारे काम करोगी। जी जी, मैं ले आई। वो तारा आज पूरी रात सोई नहीं थी तो सुबह मेरी आंख नहीं खुली। करण, आप सर्वेंट को भी बोल सकते थे, वो आपको जल्दी नाश्ता बनाकर दे देती। मैं अकेली क्या क्या संभालूं? हाय री, कैसी तेरी जुबान चल रही है? थोड़ा तो ख्याल कर। अपने पति से कोई ऐसी बात करता है? और तू पूरा दिन करती ही क्या है? एक बेटा तो दे नहीं सकती, कम से कम घर के काम ही अच्छे से कर ले। माँ जी, मैंने बेटियां पैदा करके कोई बुरा काम नहीं किया। आप लोग तो हर वक्त मुझे बातें सुनाते रहते हो। मैं पूरे घर का काम अकेले ही करती हूँ, फिर भी आप सब मुझसे खुश नहीं होते। अदिति, तुम्हारी जुबान आज कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही है। माँ से तुम कैसे बात कर रही हो? आइंदा अगर मैंने तुम्हें इस तरह से बात करते देखा ना, तो चुटिया से पकड़ के घर से बाहर निकाल दूंगा। अरे भैया, बस भी करो। क्या हर वक्त भाभी को बातें सुनाते रहते हो? अब इस पे भाभी की क्या गलती? ये सब उनके हाथ में थोड़ी है। चलो अब जल्दी नाश्ता करो, फिर ऑफिस भी जाना है। फिर सभी नाश्ता करते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रोज की तरह अदिति आज भी पूरे घर का काम करती है और अपनी बेटियों को संभालती है। राहुल की शादी भी करीब थी तो सारा काम अदिति को ही देखना था, पर शांति अदिति को किसी काम में आगे नहीं रखती और सारी शॉपिंग खुद ही करती। देख, ये सारा सामान मैं अपनी प्यारी बहू पायल के लिए लाई हूँ। जा ये सब ले जाकर राहुल के कमरे में रख दे। और हाँ, एक भी चीज खराब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तेरी जान ले लूंगी। माँ जी, बुरा मत मानना, पर आपने मेरी शादी में तो ऐसा कुछ नहीं किया था। और अगर आप आज शॉपिंग पर जा ही रही थी तो मुझे बता देती, मैं भी आपके साथ चलती। अरे, मैं भला तुझ जैसी को अपने साथ क्यों लेकर जाऊंगी? अपना काला साया मेरी छोटी बहू पर भी डालना है क्या? तू बस इस घर के कामों के लिए बनी है। चल जा, अब मेरे लिए चाय बना कर ला। घर में राहुल और पायल की शादी की तैयारियां चल रही थी। वहीं अदिति को कोई किसी भी चीज में नहीं पूछता था। बस जब कोई काम होता तो सभी को अदिति याद आती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। राहुल और पायल की भी शादी हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह रहे होते हैं। राहुल, मुझे ये तो बताओ कि अदिति भाभी को माँ जी इतना सुनाती क्यों है? क्या करण भैया ने अदिति भाभी से भागकर शादी की थी? पर करण भैया भी तो अदिति भाभी से अच्छे से बात नहीं करते। अरे नहीं नहीं पायल, ऐसा कुछ नहीं है। भैया की अरेंज मैरिज ही है। बस वो भाभी की 3 बेटियां हो गई हैं तो माँ और भैया भाभी को पसंद नहीं करते। ओह, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। इसमें भाभी की तो कोई गलती नहीं है। लेकिन देखो, अगर मेरी भी बेटी हुई तो मैं ये फिजूल बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम पहले ही माँ जी को समझा देना। हाँ पायल, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं भैया की तरह नहीं हूँ। हमारा बेटा हो या बेटी, हम दोनों ऐसे ही हमेशा साथ में खुश रहेंगे। फिर दोनों आराम से सो जाते हैं। सुबह होते ही अदिति सभी के लिए नाश्ता बनाती है और सब नाश्ता करते ही ऑफिस चले जाते हैं।
पायल भी उस घर की बहू थी, पर शांति पायल को कोई काम नहीं करने देती और सारा काम अदिति से ही कहती। पायल भी ये सब देखकर अब अदिति की बिल्कुल इज्जत नहीं करती थी। अरे भाभी, मेरा यहाँ एक बैग पड़ा हुआ था, कहाँ चला गया वो? उसमें मेरा लैपटॉप और बहुत इम्पोर्टेंट सामान था। आप घर की सफाई करती हो तो आपको पता होगा। मुझे वो बैग ला कर दो, कहाँ रखा है? अरे पायल, मुझे नहीं पता तुम्हारा बैग कहाँ है। तुम्हारा जो भी सामान था मैंने सब तुम्हारे कमरे में रख दिया था। तुम्हें अपना साथ खुद संभालना चाहिए। मैं बच्चों के साथ इस घर को कितना संभालूं? अरे मैं आपसे इतने आराम से बात कर रही हूँ और आप मुझे काम करने का बोल रही हो? मुझे माँ जी ने काम करने से मना किया है। मैं कोई काम नहीं करूँगी और मुझे बैग ला कर दो, नहीं तो अभी माँ जी को बता दूंगी। पायल, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। आखिर तुम भी तो इस घर की बहू हो, तुम्हारा भी फर्ज है इस घर को संभालना। तुम अपने काम खुद करो, मेरे पास वैसे ही बहुत काम है करने को। पायल की तेज आवाज सुनकर शांति फौरन अपने रूम से बाहर आती है और अदिति को बहुत भला बुरा कहती है। अब तो अदिति को ये बातें सुनने की आदत हो गई थी। ऐसे ही रात हो जाती है, सभी घर आते हैं और खाना खाते ही सो जाते हैं। समय गुजरता जाता है। अदिति का उस घर में रहना अब और भी मुश्किल हो गया था। वहीं पायल का एक बेटा हो गया था। सभी पायल का बहुत ख्याल रखते और अदिति को पूछते भी नहीं। अरे वाह बहू, तूने तो बेटा पैदा किया है। मैं तो तुझसे बहुत खुश हूँ। एक तू है और एक ये अदिति है जिसने लड़कियों की लाइन लगा दी है। अब तो मैं सबको बताऊंगी कि मेरी पायल बहू से अच्छी कोई बहू नहीं हो सकती। माँ जी, आपको लड़का चाहिए था ना? देखो अब हुआ है ना। अदिति भाभी तो लड़कियां ही पैदा किए जा रही थी। माँ जी, आपको तो मानना पड़ेगा कि मैं इस घर के लिए बहुत लकी हूँ। अरे हाँ हाँ बहू, तू तो सच में हमारे लिए लकी है। कब से लड़का होने का इंतजार कर रहे थे और तूने हमें खुशी दे भी दी। मैं तो अपनी बहू से बहुत खुश हूँ। अदिति ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। जब से पायल का बेटा रोहन हुआ था, अदिति और अदिति की तीनों बेटियों को कोई देखता तक नहीं था। अदिति पूरा दिन सभी के कामों में लगी रहती और वहीं पायल राहुल के साथ रोज बाहर घूमने जाती। ऐसे ही रात हो जाती है। सभी खाना खाकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। करण, हमारी 3 बेटियां हैं। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं पूरा दिन घर का काम करती हूँ, फिर भी आपके घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। सब मुझे इस घर की नौकर समझते हैं। आखिर कब तक मैं ये बर्दाश्त करूँ? देखो, मैं ऑफिस से बहुत थक कर आया हूँ। मुझे अपनी ये फजूल बातों से तंग मत करो। अगर एक बेटा पैदा कर दिया होता तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता, पर अपने साथ साथ मेरी जिंदगी भी खराब कर दी तुमने। करण, आप सबको ऐसा क्यों लगता है कि मैं जानकर बेटी पैदा करती हूँ? और अगर हमारी 3 बेटियां हैं तो क्या हुआ? वो बड़ी होकर पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगी, आप पर बोझ नहीं बनेंगी। अच्छा बस, मुझे ये फजूल का ज्ञान मत दो। मुझे जो करना है मैं करूंगा और तुमने अपनी इन तीनों बेटियों को मुझसे दूरी रखा करो। रात में काफी बहस करने के बाद दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है। अदिति सभी के लिए टेबल पर नाश्ता लगा देती है। फिर सब नाश्ता करके अपने ऑफिस चले जाते हैं। अब अदिति अपनी तीनों बेटियों के साथ रोहन के कपड़े भी धोती और रोहन के सभी ही काम करती। वहीं अदिति घर के काम कर रही होती है तो शांति और पायल आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे बहू, मैं तो अब इस अदिति और इसकी तीनों बेटियों से तंग आ गई हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अब इसको घर से निकाल ही दूँ। आप फिर मेरे बड़े बेटे का भी तो लड़का होना चाहिए ना। वो कब तक इन लड़कियों को पालता रहेगा? हाँ माँ जी, वैसे आप कह तो ठीक रही हो, लेकिन अगर आप भाभी को घर से निकाल दोगी तो घर के काम कौन करेगा? हमें फ्री में नौकरानी मिली हुई है तो रहने दो ना भाभी को। हाँ बहू, ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा है। अगर तू कहती है तो इसे घर में रहने देती हूँ, लेकिन मैं अपने करण की दूसरी शादी तो करवा कर ही रहूंगी। इसके साथ तो कभी नहीं रहने दूंगी करण को। जो करना है करो, मुझे क्या। बस अदिति भाभी को घर से नहीं जाने दूंगी। अच्छा है, मुझे फ्री की नौकरानी मिली हुई है, भला मैं भाभी को घर से कैसे जाने दूं? अदिति शांति और पायल की सारी बातें सुन लेती है, लेकिन किसी को कुछ नहीं बोलती और अपने काम करने लगती है। ऐसे ही रात हो जाती है। करण और राहुल घर आ जाते हैं। सभी साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। अरे करण बेटा, देख अब तो तेरे छोटे भाई का भी बेटा हो गया है, पर तेरी तो 3 बेटियां ही हैं। मैंने सोचा है कि तेरी दूसरी शादी करवा दूं। आखिर कब तक तो इस कलमुई के साथ रहेगा? अरे भाई शांति, ये तुम क्या बोल रही हो? करण दूसरी शादी क्यों करेगा? उसकी 3 बेटियां हैं। तुम्हें लड़का चाहिए था ना, तो राहुल का बेटा हो गया है। अब अदिति बहू का पीछा छोड़ दो। अरे आप तो चुप रहो। आपको क्या पता मेरा बेटा कितना परेशान रहता है? क्या सारी जिंदगी मेरा बेटा अकेले ही कमाता रहेगा? मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा कर ही रहूंगी। हाँ माँ, कह तो तुम ठीक रही हो। मैं भी अब अदिति के साथ नहीं रहना चाहता। मैं तो दूसरी शादी के लिए राजी हूँ। अगर तुमने कोई लड़की देख ली है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने ऑफिस में देख लेता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैंने तो अभी तक कोई लड़की नहीं देखी। तू अपने ऑफिस में ही किसी को देख ले। मैं अब और अदिति को तेरे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है?
आखिर आप करण को मुझसे दूर क्यों कर रही हैं? मेरी 3 बेटियां हैं, मैं उन्हें अकेले कैसे पालूंगी? अदिति की कोई बात नहीं सुनता और सभी सोने चले जाते हैं। सुबह होते ही करण अपने ऑफिस जाता है और स्नेहा से शादी की बात करने लगता है। स्नेहा भी सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांग लेती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। शांति ने भी करण की शादी की सारी तैयारियां कर ली थी। वहीं स्नेहा भी करण को शादी के लिए हाँ बोल देती है। करण जी, मैं आपसे शादी के लिए राजी हूँ, आप शादी की तैयारियां कर लें, लेकिन देखें हमारी जिंदगी में वो आपकी पहली पत्नी नहीं आनी चाहिए। लेकिन करण जी, आपने मुझे बताया नहीं कि आप अपनी पहली पत्नी को छोड़ क्यों रहे हैं? हाँ स्नेहा, वो हमारी जिंदगी में नहीं आएगी। और तुम्हें क्या बताऊं यार, मेरी पत्नी बहुत बुरी है, हर वक्त अपने रूम में रहती है और मेरी माँ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। बस इसीलिए मुझे दूसरी शादी करनी पड़ रही है। मतलब कि करण को अपनी पत्नी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तो मेरे लिए अच्छा हो गया। अभी तो शादी कर लेती हूँ, फिर कुछ समय बाद करण को लेकर अलग हो जाऊंगी। फिर करण और इसका सारा पैसा मेरा होगा। स्नेहा भी करण से सिर्फ इसीलिए शादी कर रही थी क्योंकि उसे करण का पैसा चाहिए था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। स्नेहा और करण की शादी होने ही वाली होती है कि अदिति घर छोड़कर जाने लगती है। माँ जी, आपने मेरे और मेरी बेटियों के साथ बहुत गलत किया है। मैं अब और नहीं रह सकती इस घर में, जा रही हूँ। अब आप रहिए अपनी नई बहू के साथ। अरे तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं तुझे घर से निकाल रही हूँ। जाना है तो जा, मुझे क्यों बता रही है? जा यहाँ से, मेरे बेटे की शादी खराब मत कर। हाँ, जा रही हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है ऐसे घर में रहने का, जिस घर में मेरी बेटियों को बोझ समझा जाए। अच्छा है मेरी जान छूट गई आप सबसे। क्या करण, ये क्या बोल रही है? क्या तुम मुझसे सिर्फ बेटे के लिए शादी कर रहे हो? मतलब अगर मेरी भी बेटी हुई तो तुम मुझे छोड़ दोगे? अच्छा हुआ मुझे अभी पता चल गया तुम्हारी इस घटिया सोच के बारे में। अरे नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भला तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो। आज हमारी शादी है, तुम्हें इस दिन को खराब नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करूं? तुम्हारी 3 बेटियां भी हैं, पर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। बस बहुत हुआ। मैं तुम जैसे धोखेबाज से और जाहिल से शादी नहीं कर सकती। अरे ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अब तुम कहीं नहीं जा सकती। मेरी तुमसे शादी होने वाली है और मैंने कहा ना, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। झूठ बोल रही है ये। स्नेहा करण की एक बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। अदिति भी सभी की बातें सुन सुनकर थक गई थी, तो वो भी अपनी तीनों बेटियों को लेकर अपनी माँ के घर चली जाती है। करण बिल्कुल अकेला रह गया था। वहीं अदिति पूरे घर का काम किया करती थी, पर अब कोई नहीं था जो घर संभाले। पायल भी रोहन के साथ ही लगी रहती पूरा दिन और शांति को घर देखना पड़ता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, पर अदिति घर वापस नहीं आती। अरे बहू, तू तो पूरा दिन अपने कमरे में रहती है, जरा घर को भी देख लिया कर। तू घर की बहू है, अब तुझे ही सब करना है। मैं कब तक अकेले इसको देखूंगी? मां जी, तो आपको किसने बोला है कि घर का काम करो? हमारे पास कौन सी पैसों की कमी है? रख लो ना कोई नौकर। देखो मुझसे तो ये घर के काम नहीं होते। मेरा एक बेटा भी है, उसके साथ मैं ये घर के काम नहीं कर सकती। पायल घर के कामों से साफ मना कर देती है। अब शांति को अकेले ही सब करना पड़ता। करण भी काफी खुश था कि उसकी अदिति से जान छूट गई है और अब करण अपने लिए कोई और लड़की ढूंढ रहा था। करण ऑफिस से वापस आ रहा होता है तो उसे अपने ऑफिस का एक आदमी मिलता है। अरे भाई रुको रुको, पहले ये मिठाई खा लो। आज मेरी बेटी का रिजल्ट आया है, वो डॉक्टर बन गई है। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि जॉब छोड़ दूं। मेरी बेटी है ना, वो अब सब कुछ देख लेगी। क्या तुम्हारी बेटी डॉक्टर बन गई और अब वो पैसे कमाएगी? अरे ये सब फजूल बातें हैं। तुम देखना, लड़कियों को कोई काम करने नहीं देता, उसे भी नहीं करने देंगे। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है जॉब छोड़ने की। अरे भाई, तुम कौन से जमाने में जी रहे हो? ये तो मेरी छोटी बेटी डॉक्टर बनी है, मेरी बड़ी बेटी तो पुलिस में है। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। और तो और घर का सारा खर्चा भी मेरी बड़ी बेटी ही करती है। मेरा कोई बेटा नहीं है, पर मेरी बेटियों ने घर संभाला हुआ है। अब तो मुझे बेटे की जरूरत भी नहीं है। राकेश की बात सुनकर करण को एहसास होता है कि लड़की हो या लड़का, दोनों बराबर हैं। करण को बहुत दुख होता है कि उसने अदिति को घर से जाने दिया, पर करण अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा था, तो फौरन ही अदिति और अपनी तीनों बेटियों को वापस अपने घर ले आता है। अदिति, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं अब तुम्हें कभी इस घर से नहीं जाने दूंगा और अपनी बेटियों का भी ख्याल रखूंगा। करण, आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, वही मेरे लिए बहुत है। और मैं अब आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। अदिति ने करण को माफ कर दिया था। वहीं शांति भी करण की सभी बातें सुनती है तो उसे भी बहुत बुरा लगता है और फौरन ही अदिति से माफी मांगती है। अब शांति और करण ने तीनों लड़कियों को एक्सेप्ट कर लिया था। ये सब देखकर अदिति बहुत खुश थी। ऐसे ही सब ठीक हो जाता है और सभी साथ में मिलकर रहते हैं। संस्कारी बहू के पति वीएस मोहल्ले की मॉडर्न बुढ़िया। ठंड का मौसम था, घर की छत काफी कच्ची थी, जगह जगह से ठंडी हवा घर में घुस रही थी। वहीं आरती जमीन पर थोड़ी लकड़ियों को आग लगाकर अपने हाथ गर्म कर रही थी।
पूरे घर में ठंडी ही ठंडी थी। वहीं इतनी देर में मोहन भी घर आ जाता है। आरती, बाहर तो बहुत ठंड है। अच्छा है तुमने लकड़ियों में आग लगाई हुई है मेरे लिए। अब जल्दी से खाना लगा दो, पूरा दिन गुजर गया है, कुछ नहीं खाया मैंने। हाँ, बाहर तो बहुत ठंड है, लेकिन देखो ना हमारे घर की छत कितनी कच्ची हो गई है। दिन ब दिन ठंड और बढ़ती जा रही है। मोहन, मुझे लगता है अब हम इस घर में नहीं रह सकते। तुम कोई घर देखो ना, हम दूसरे किसी घर में चले जाते हैं। हाँ माँ आरती, तुम दोनों ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। हम आगे जाकर क्या करेंगे? अभी तो मैं काम पर जा रहा हूँ, लेकिन आगे मैं ये ड्राइवर का काम नहीं करूँगा। हाँ, ये ठीक है। इस तरह हमारी छत भी बन जाएगी और तुम्हारी सैलरी से थोड़े थोड़े पैसे भी कटते रहेंगे, तो हमें मसला भी नहीं होगा। तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम खाना लगा देती हूँ। फिर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही मोहन नाश्ता करता है और फौरन ही काम पर चला जाता है। वहीं आरती अपने छोटे से घर को साफ कर रही होती है तो अचानक से छत का छोटा सा टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है। हाय रे, ये क्या हो रहा है माँ जी? आपने देखा, ये इतना बड़ा छत का टुकड़ा नीचे गिर गया है। मैंने कल ही मोहन को बोला था कि हम घर बदल लेते हैं, पर मोहन ने मेरी बात नहीं मानी। अरे बहू, तुझे पता है कि मेरा बेटा मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमा पाता है। तू उसकी पत्नी है, अब तू उसका साथ नहीं देगी तो कौन देगा? चल अब ये सब साफ कर दे। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हो। मुझे बाहर से कुछ सामान लाना है, मैं ये सब साफ करके बस जा ही रही हूँ। आपको कुछ चाहिए तो मुझे अभी बता दो। इतना कहकर आरती घर की सफाई करती है और बाहर से सामान लेने चली जाती है। वहीं मोहन अपनी मैडम को कार से घर ड्रॉप करता है और मौका देखते ही थोड़े पैसे उधार मांग लेता है। रात होते ही मोहन पैसे लेकर घर आता है और सारे पैसे आरती के हाथ में रख देता है। अरे मोहन, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कहीं तुमने कोई चोरी तो नहीं की ना? देखो, हम ऐसे ही रह सकते हैं, पर ये चोरी के पैसों से कुछ नहीं कर सकते। मुझे बताओ मोहन, इतने पैसे कहाँ से आए आखिर? अरे अरे, क्यों परेशान हो रही हो? ये कोई चोरी के पैसे नहीं है। मैं अपनी मैडम से थोड़े पैसे उधार मांग के लाया हूँ। और तुम्हें पता है, मैडम ने मेरी सैलरी में से भी पैसे काटने का नहीं बोला। अरे वाह, तुम्हारी मैडम तो बहुत अच्छी है। मुझे लगता है उनके पास बहुत पैसा है जो वो सबको ऐसे ही बांटती फिर रही हैं। चलो अच्छा ही हुआ, कम से कम इन पैसों से हमारे घर की छत तो बन जाएगी। हाँ हाँ, इन पैसों से सब हो जाएगा, लेकिन अभी मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी से खाना लगा दो और माँ को भी बोल देना खाने का, जब तक मैं जरा हाथ मुंह धो लेता हूँ। नहीं, माँ जी तो खाना खाकर सो गई हैं। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने उन्हें पहले ही खाना दे दिया था। तुम बैठो, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। अब दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और थोड़ी ही देर में सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। रोज की तरह मोहन अपने काम पर जाता और आरती अपने घर के सभी काम करती। देखते ही देखते घर की छत भी बन जाती है। पर मोहन और आरती अब कुछ बड़ा करने का सोचते हैं, क्योंकि उस छोटे से घर में दोनों का गुजारा नहीं हो रहा था। मोहन, तुम्हें आज काम पर जाना चाहिए था। वैसे ही ये घर इतनी मुश्किल से चलता है और आज तुमने छुट्टी कर ली। अगर तुम्हारी मैडम ने पैसे काट लिए ना तो मुझे घर चलाने में बहुत मसला होगा। मैं थक गया हूँ यार, ये रोज रोज चंद पैसे कमाकर। अब मुझसे ये छोटे काम नहीं होते। इतने वक्त से यही काम कर रहा हूँ और अभी तक इस छोटे से घर में ही हूँ। बस बहुत हुआ, मुझे ये छोटा काम नहीं करना। अरे बेटा, अगर तू ये काम नहीं करेगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? तुझे जितना मिला है उसमें खुश रहे। 2 वक्त की रोटी मिल रही है, यही बहुत है। लालच करने से किसी को कुछ नहीं मिलता। हाँ मोहन, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारे हालात पहले ही बहुत बुरे हैं। तुम ये काम नहीं छोड़ सकते, और तुम्हारी मैडम ने अभी ही हमें पैसे दिए थे। ऐसे में काम छोड़ोगे तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? हाँ माँ आरती, तुम दोनों ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। हम आगे जाकर क्या करेंगे? अभी तो मैं काम पर जा रहा हूँ, लेकिन आगे मैं ये ड्राइवर का काम नहीं करूँगा। इतना कहकर मोहन अपने काम पर जाता है। वहीं आरती और सावित्री मोहन की बात से बहुत चिंतित हो जाती हैं। मोहन अपना काम कर ही रहा होता है कि उसे पता चलता है कि शिल्पा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। मोहन फौरन ही शिल्पा को हॉस्पिटल ले जाता है। वहीं डॉक्टर भी शिल्पा को बेड रेस्ट का बोलते हैं। फिर मोहन शिल्पा को वापस घर ले आता है। मैडम, आप रेस्ट करें, मैं आपकी दवाई लेने जा रहा हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप रूपा को बोल देना, वो आपके कमरे के बाहर ही खड़ी है। मोहन जी, आपको पता है ना मेरी तबीयत बहुत खराब है। ऐसे में मैं कैसे अकेले रहूंगी? उस रूपा को तो आवाज लगाती रह जाती हूँ, वो इतनी देर में आती है। आप यहीं मेरे पास बैठ जाइए ना, मेरी दवाई तो कोई और भी ले आएगा। मैं तो आपका ड्राइवर हूँ, ऐसे आपके कमरे में कैसे रुक सकता हूँ? मैंने बोला ना, रूपा बाहर ही खड़ी है, वो आपका अच्छे से ध्यान रखेगी। मुझे जाने दीजिए। मैंने तो सुना था आप बहुत अच्छे दिल के हो और एक अकेली औरत की मदद नहीं कर रहे। ठीक है, तुम जाओ। मैं तो हमेशा से ही अकेली हूँ, अब भी अकेली ही अपना ख्याल रख लूंगी। मुझे तुमसे बोलना ही नहीं चाहिए था। ठीक है मैडम, मैं आपके पास अभी रुक जाता हूँ, लेकिन रात में मुझे घर जाना होगा। मेरे घर में मेरी पत्नी और माँ अकेली होती हैं।
नहीं नहीं मोहन जी, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? अगर रात में मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं हॉस्पिटल कैसे जाऊंगी? देखिए, मैं इतने प्यार से किसी से बात नहीं करती, लेकिन आपसे कर रही हूँ। प्लीज आज रात मेरे लिए रुक जाइए। अरे ये बुढ़िया मेरे पीछे कहाँ पड़ गई? अच्छा भला थोड़ा सा काम करके अपने घर चला जाता। अब तो मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा, नहीं तो कभी मांगने पर भी पैसे नहीं देगी। अच्छा ठीक है, आप इतना बोल रही हो तो मैं रुक जाता हूँ, लेकिन आप मुझे अपना मोबाइल दे दो, मैं अपनी पत्नी को कॉल करके बता देता हूँ, नहीं तो वो मेरे लिए बहुत परेशान हो जाएगी। फिर मोहन आरती को कॉल करके बता देता है कि आज वो घर नहीं आएगा। आरती भी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि शिल्पा काफी उम्र की होती है। शिल्पा रात भर मोहन से अपने काम करवाती, एक पल के लिए भी मोहन को अपनी नजरों से दूर नहीं करती। शिल्पा काफी रंगीन मिजाज थी। ऐसे ही सुबह हो जाती है। मोहन फौरन ही अपनी जान छुड़ाकर घर चला जाता है। ओहो हो आरती, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी मैडम इतनी थरकी है। इतनी मुश्किल से अपनी जान छुड़ा कर आ रहा हूँ। रात भर मुझसे काम करवाया, 1 मिनट के लिए मुझे कमरे से जाने नहीं दे रही थी। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारी मैडम तो बहुत बूढ़ी हैं, वो ऐसा क्यों करेंगी? देखो, मुझे सब सच सच बताओ, तुम वहाँ उसकी मदद करने ही रुके थे ना? अरे आरती, मैं तो उसकी मदद करने ही रुका था। मुझे क्या पता था वो बुढ़िया इतनी रंगीन मिजाज होगी। मुझे तो लगा है वो मुझे पसंद करती है, उसके तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो तुम्हें पसंद करती है? देखो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, बस बहुत हुआ। अब से तुम उसके पास काम करने नहीं जाओगे, कोई और काम ढूंढ लो अपने लिए। मैं वहाँ तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अरे आरती, तुम कितनी भोली हो। मेरे दिमाग में अभी एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। वो बुढ़िया बिल्कुल अकेली रहती है, उसके तो कोई बच्चे भी नहीं है। अगर मैं उस औरत से शादी कर लूं तो उसके सारे पैसे मेरे हो जाएंगे। क्या शादी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम उस औरत से शादी करोगे और मेरा क्या होगा? नहीं, हम ऐसे ही खुश हैं। तुम्हें पैसे के लिए किसी से शादी करने की जरूरत नहीं है। यार, तुम चिंता क्यों कर रही हो? शिल्पा बहुत बूढ़ी है और उसकी अक्सर तबीयत खराब रहती है। शादी के कुछ ही समय बाद मर जाएगी वो, फिर उसका सारा पैसा हमारा हो जाएगा। नहीं मोहन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ऐसे किसी के साथ नहीं देख सकती। और माँ जी के बारे में सोचा है? वो क्या बोलेंगी तुम्हें? वो कभी तुम्हें दूसरी शादी नहीं करने देंगी। देखो आरती, तुम माँ की चिंता मत करो। मैं माँ को अपने मामा के घर छोड़ दूंगा। वैसे भी माँ काफी वक्त से उनके घर नहीं गई, और जब तक माँ वापस आएंगी मुझे लगता है शिल्पा जब तक मर भी जाएगी। मोहन, कहीं तुम उस शिल्पा से शादी करके मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? देखो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम मुझसे वादा करो कि मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। आरती भी मोहन को शिल्पा से शादी के लिए हाँ बोल देती है। अब मोहन रोज काम पर जाता और शिल्पा पूरा दिन मोहन के साथ ही रहती। अब दोनों में काफी दोस्ती हो गई थी। शिल्पा ने भी खुद से मोहन को शादी का बोल दिया था। मोहन भी शिल्पा से शादी के लिए राजी था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मोहन सावित्री को अपने मामा के घर छोड़ देता है और शिल्पा से शादी कर लेता है। फिर शिल्पा को अपने घर ले आता है। मोहन, तुम कितने चीप घर में रहते हो और मुझे भी इसी घर में ले आए? नहीं भाई नहीं, मैं तो इस घर में नहीं रहूंगी। चलो मोहन, तुम मेरे घर चलो, आज से हम दोनों वहीं रहेंगे। हाँ, पर मेरा घर भी अच्छा है, लेकिन अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती तो कोई मसला नहीं है, हम तुम्हारे घर चले जाएंगे। हमारे साथ आरती भी चलेगी, तुम्हें कोई मसला तो नहीं है ना? क्या? आरती क्यों चलेगी हमारे साथ? वो घर तो हमारा है ना, तो हम दोनों जाएंगे। आरती को यहीं रहने दो। मैं तुम्हें अब किसी और के साथ नहीं देख सकती। अब तुम मेरे पति हो। अरे जान, मैं तो इसलिए बोल रहा था कि आरती हमारे साथ चलेगी तो तुम्हें फ्री की नौकरानी मिल जाएगी, वरना मुझे क्या करना है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारे अलावा किसी के साथ नहीं रहना। ठीक है, उसे भी ले चलेंगे साथ, पर तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगे। हम रोज पार्क जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, बहुत मजे करेंगे साथ में। फिर शिल्पा मोहन और आरती को अपने साथ घर ले जाती है। सभी ठीक चल रहा होता है। आरती पूरा दिन घर का काम करती और अकेले ही रहती। शिल्पा मोहन को 1 मिनट के लिए भी आरती के पास नहीं जाने देती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, पर मोहन के हाथ अब तक कुछ नहीं लगा था। वहीं आरती भी शिल्पा से बहुत तंग आ गई थी। मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ, समझी? जो करना है खुद करो। मुझे आज के बाद आवाज दी ना तो अच्छा नहीं होगा। एक तो बूढ़ी होकर मेरे पति को फंसा लिया और अब मुझे इस घर की नौकरानी बनाना चाहती है। तुम तो अपने आप को बहुत ही अच्छा समझती हो। वैसे सच बताऊं ना तो तुम किसी नौकरानी से कम नहीं दिखती। और आइंदा मुझे बूढ़ी कहा ना तो खड़े खड़े घर से निकाल दूंगी। अरे जाओ, तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती। ये मेरे पति का घर है और मैं मोहन के साथ रहती हूँ। तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, वरना अब तक मैंने तुम्हारा हाल बुरा कर दिया होता। ओहो, तो मेरा हाल बुरा करोगी? तुम्हें तो तुम्हारा पति भी पसंद नहीं करता। देखो, मुझसे बना कर रहो। अगर तुम्हें मैंने घर से निकाल दिया ना तो मोहन भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मोहन सिर्फ मुझसे प्यार करता है।
शिल्पा और आरती की काफी बहस होती है। ये बात मोहन को पता चलती है, पर मोहन कुछ नहीं कर पाता। अब मोहन शिल्पा के साथ रोज रात में बाहर जाता और शिल्पा का बहुत ख्याल रखता। वहीं आरती बस घर में अकेली बैठी रहती। रात में शिल्पा और मोहन घर आते हैं तो चुपके से मोहन आरती के कमरे में चला जाता है। ओह मोहन, शुक्र है तुम्हें मेरी याद तो आई। देखो बस अब बहुत हुआ, ये बूढ़ी तो मर ही नहीं रही। हमें इसके घर में रहते हुए काफी वक्त हो गया है। मुझे नहीं पता, किसी भी तरह इस बूढ़ी से पैसे निकलवाओ और यहाँ से चलो। हाँ आरती, तुम ठीक कह रही हो। मैं तो खुद थक गया हूँ इसके साथ रहकर। जल्द ही कुछ करना होगा। अगर माँ वापस आ गई ना तो बहुत मसला हो जाएगा। मैं कल ही कुछ करता हूँ। हाँ मोहन, मुझे नहीं लगता कि ये बुढ़िया मरने वाली है। देखो ना कैसे तुम्हारे साथ रोज रोज बाहर घूमने जाती है। तुम कल ही कुछ करो अब, और हम यहाँ नहीं रहेंगे। फिर मोहन दोबारा शिल्पा के पास चला जाता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। मोहन सुबह होते ही शिल्पा से पैसों के बारे में बात करने की कोशिश करता है, पर शिल्पा हर बार मोहन की बात टालकर अपनी बातें करने लगती है। शिल्पा, मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ पर तुम हो कि मेरी एक बात भी नहीं सुन रही हो। मुझे तो लगता है तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती, नहीं तो पहले हर बात मान लेती थी मेरी। नहीं डार्लिंग, ऐसी बात नहीं है। मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ, जभी तो तुमसे शादी की है। अच्छा चलो बताओ, क्या बात करनी है तुमने मुझसे? मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी। मैं ये कह रहा था कि यार मुझे ना अपना बिजनेस करना है, तो अगर तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो तो मैं ये कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा कुछ दिनों में। डार्लिंग, तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है? तुम यहाँ इस घर में खुश तो हो, फिर ये बिजनेस क्यों करना है? छोड़ो ना, हमारे पास जितना है काफी है। तुम बस मेरे पास रहा करो। शिल्पा, मैं तो इसलिए बोल रहा था कि अब हमें सारी जिंदगी साथ रहना है, तो मैं कब तक तुमसे ही पैसे लेता रहूंगा? मेरा अपना बिजनेस होगा तो हम कहीं बाहर भी घूमने जा सकते हैं। नहीं मोहन, बिजनेस को छोड़ो, और मैं वैसे भी सब जगह घूम चुकी हूँ। लेकिन अगर तुम्हें मेरे साथ कहीं बाहर जाना है तो बता दो, मैं टिकट बुक करवा लेती हूँ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। अगर तुम्हें ठीक नहीं लगता तो मैं कोई बिजनेस नहीं करूंगा। मैं तो बस हमारे अच्छे के लिए बोल रहा था। शिल्पा मोहन को पैसे देने से साफ मना कर देती है। अब मोहन शिल्पा से बहुत तंग आ गया था और शिल्पा के सारे पैसे लेकर भागना चाहता था। आरती भी अपना सारा सामान पैक कर लेती है और रात होते ही मोहन शिल्पा के सामान में घर की फाइल और पैसे ढूंढने लगता है। अरे आरती, यहाँ तो कोई पैसे नहीं है। ये बुढ़िया अपना सारा पैसा आखिर रखती कहाँ है? यहाँ तो कोई सोना भी नहीं है। मुझे तो लगता है इसके पास अब कुछ नहीं बचा। मोहन घर की फाइल ढूंढ ही रहा होता है कि उसे दो एग्रीमेंट नजर आते हैं। एक तो शिल्पा की शादी का सर्टिफिकेट था और दूसरे में साफ लिखा था कि सारी प्रॉपर्टी शिल्पा के पहले पति के नाम है और दोनों अपनी मर्जी से अपनी अपनी लाइफ गुजारेंगे। ये सब देखकर मोहन के तो पैरों से जमीन निकल जाती है। थोड़ी ही देर में शिल्पा भी उठ जाती है। मोहन, तुम मेरे सामान में क्या कर रहे थे और ये सर्टिफिकेट तुम्हारे पास कैसे आया? जरूर ये आरती हमारे पैसे चोरी करने आई होगी। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, इसे हम अपने साथ नहीं रखेंगे। अरे बस चुप हो जा बुढ़िया, कितना बोलती है गरीब औरत। तेरे नाम तो कुछ भी नहीं है और तूने तो मुझे कभी नहीं बताया कि तेरा पहला पति जिंदा है। तू मुझे धोखा दे रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। और ये कैसी बात कर रहे हो मुझसे? क्या तुमने मुझसे पैसे के लिए शादी की थी? तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तुझ जैसी बुढ़िया से प्यार करूंगा मैं? तुझे क्या मैं पागल लगता हूँ? मुझे सिर्फ पैसे चाहिए थे। अब तेरे पास तो है नहीं और अब मैं तेरे साथ और नहीं रह सकता। मैंने तुम्हें अच्छा समझा, पर तुम तो एक लालची इंसान हो। निकल जाओ मेरे घर से अभी। मैं तुम्हें अब यहाँ देखना भी नहीं चाहती। तुम्हारी यही औकात है कि उस चीप से घर में रहो। मोहन को शिल्पा के बारे में सब पता चल जाता है और शिल्पा भी मोहन को अपने घर से निकाल देती है। फिर मोहन और आरती अपने उसी छोटे से घर में चले जाते हैं और मोहन एक छोटी सी दुकान में काम करने लगता है और सावित्री भी वापस मोहन के घर आ जाती है।